बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को नीतू क्लासेस चैनल को जो है आप जाकर जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। हमारा पहला टॉपिक है बाजार में उपभोक्ता। तो बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित किसी उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। तो बच्चों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता आप भी हो सकते हैं या मैं भी हो सकती हूँ। जब हम दुकान में जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु या सेवाओं को खरीदते हैं तो उन्हें ही उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली क्या होती है? अंतिम वस्तु होती है। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं हम। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी किसकी जरूरत होती है? नियमों और विनियमों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में हमने जब अध्याय 3 में पढ़ा था कि कर्जदार पर बंधन डालने के लिए उन पर क्या करते थे वो लोग, साहूकार जो होते थे, दांवपेच अपनाते थे। सामयिक ऋण के कारण उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते थे। हमने उसमें एक स्वप्ना नाम की एक महिला के बारे में भी पढ़ा था। वह स्वप्ना जैसी महिला को क्या करते थे? ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचने के लिए उसको मजबूर करते थे। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को क्या किया जाता था? कम वेतन पर काम करना पड़ता था और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता था जो कि नियोजित भी नहीं है और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने क्या किया? नियमों एवं विनियमों की बात की। ऐसी कई संस्थाएं जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। तो बाजार, ठीक वैसे ही बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को क्या समझेगा? कमजोर स्थिति में समझेगा। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। यानी कि जो सामान बेचता है वो उसका जो जितना भी कोई गलती होगी, शिकायत होगी तो किस पे डालता है? जो खरीद रहा है उससे सामान, उस पे डालता है। सामने से उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो क्या करो? कहीं और चली जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो बाजार में शोषण जो है कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी क्या होता है, व्यापारी जो है अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार क्या करते हैं? उचित वजन से हमें क्या करते हैं? आपने देखा होगा कभी कभार जो वजन होता है उस वजन से कम ही वजन पे लोग तोलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो, और या फिर वो क्या करते हैं? मिलावटी या फिर दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता क्या करते थे? कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, तो लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पादक या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो वह सामने तो उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था, या फिर क्या करता था? उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। ये मानने जाता था कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त ये सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस पे डाल दी? विक्रेताओं पर डाल दिया।
भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी हुआ करती थी, काला बाजारी हुई करती, जिसके कारण जो है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। तो 1960 के दशक में 1917 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़-भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में क्या हुई है, भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन क्या हुआ, बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसाय कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। तो याद रखिएगा 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। वो कदम क्या था? ये कदम था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता अधिकार। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर आप देखते होंगे कि कुछ जानकारी लिखी होती है। ये जानकारी क्या होती है? वस्तु के अवयव की मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख होती है, खराब होने की अंतिम तिथि भी होती है और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में भी होती है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जब हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में वहाँ पे निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कपड़े खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा धुलाई से संबंधित निर्देश प्राप्त करते होंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए जाते हैं? क्या आपको पता है कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? क्यों? ये इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उससे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक सामान खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही क्या होता है, वह खराब हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस बदलने के बारे में हम कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज सरकार क्या है, प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ावा दिया गया है। अब ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है कि सूचना का अधिकार क्या है और इसको भारत में कब लागू किया गया। तो हम पढ़ते हैं सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे हम आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर हिंदी में कहे सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार है। मान लीजिए कि आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ ब्रश भी लेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी आप जब नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमने
उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। ये कि उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जब उपभोक्ताओं के साथ हनन हो रहा हो, उनका उल्लंघन हो रहा हो, तो उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ताओं को कई क्षति पहुँचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने के लिए ये आवश्यकता है। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, खुद किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या फिर हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे जो है उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्यवाही होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कॉपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, ये क्या करता है, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालत राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता जो है राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। अब हम पढ़ेंगे जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें आवश्यक बातें क्या ध्यान में रखनी होती है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवाएं खरीदते वक्त हमें क्या करना चाहिए, उपभोक्ता के रूप में हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करने तथा अच्छी वस्तु का चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन में संगठित समूह की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की के आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर मेरे चैनल पे आएंगे तो नीतू क्लासेस मेरा चैनल है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप इसके यहाँ पे प्ले लिस्ट में आएंगे तो मैंने क्लास 10 के जितने भी अर्थशास्त्र के जितने भी पार्ट थे वो सब मैंने कवर करा दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।